हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान को। यह सीटेड पेपर 2 के लिए है। देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पादपों में पोषण यानी पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोषकों के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं जो खनिज लवण है वो सभी भोजन के घटक हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने भोजन के घटक के बारे में चर्चा की है और हमने गहराई से जाना है कि भोजन के कौन कौन से घटक हैं और इनके स्रोत क्या हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। भोजन के जो घटक हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक है यानी जरूरी है, तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन सभी को हम लोग पोषक कहते हैं। इसके अलावा देखें तो पौधे जो हैं वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद का भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मानव जो है या फिर कोई अन्य जानवर है, अन्य सजीव है, वो क्या करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। या तो वो जंतुओं पर निर्भर रहेगा, अन्य जानवरों को खाकर पेट भरेगा, या फिर वो जो पादप उत्पाद हैं जैसे कि चावल, दाल, गेहूं आदि जो है वो सब क्या करते हैं, हम लोग पादपों पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पौधे जो है वो स्वयं के लिए भोजन तो बना सकते हैं, लेकिन अन्य जितने भी जीव हैं वे सभी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इन पोषक पदार्थों का कार्य क्या होता है। यह जो पोषक पदार्थ हैं सजीवों की शारीरिक संरचना यानी स्ट्रक्चर, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जैसे कभी क्या होता है कि कई बार हमें चोट लग जाती है, कट जाता है, और उसके बाद तो यह जो पोषक पदार्थ है उन घावों को भरने, उस क्षतिग्रस्त हिस्से को सही करने का कार्य करती है, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जैसे हम श्वसन की बात करें, पाचन की बात करें, और इसके अलावा हम बात करें कि जैसे हम बोलते हैं, चलते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं, इन सबों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इन सभी ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, पोषक पदार्थों के द्वारा ही इनकी पूर्ति होती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पोषण के बारे में। अब पोषण क्या है, अभी हमने पढ़ा था पोषक के बारे में, लेकिन पोषण अलग है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कोई भी सजीव किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है और उसके शरीर में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसी विधि को यानी मेथड को पोषण कहते हैं। अब भोजन बनाने के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। स्वपोषी समझिए कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, या सामान्य भाषा में समझिए कि जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम लोग उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और वैसे पौधे जो खुद का भोजन खुद से बना लेते हैं उन्हें हम लोग ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहते हैं या फिर स्वपोषी पौधे कहते हैं। दूसरा है विषमपोषी। अब विषमपोषी क्या होता है, इसी का अपोजिट है स्वपोषी का। जैसे विषमपोषी वह होता है जिसमें कि जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे सभी विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि मानव किसके अंतर्गत आएगा, तो मानव जो है वो विषमपोषी के अंतर्गत आएगा। जानवर जितने भी हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पादप उत्पाद को खाते हैं या फिर दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोग खुद से नहीं बना सकते। जबकि पेड़ पौधे क्या हैं, खुद से भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा वो खुद का भोजन खुद ही बना सकते हैं, वे किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन हम लोग जो हैं वो दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए हम लोग विषमपोषी हैं। और जो भी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी पादप कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जिसे हम लोग कहते हैं, इसके बारे में। इस पूरी जो प्रक्रिया है इसका चरण कौन कौन सा है और क्या होता है, इसे अच्छे से जानेंगे। पत्तियां जो हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। देखिए, खाद्य फैक्ट्री क्यों कहा गया, फैक्ट्री में किसी भी चीज का उत्पादन होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि पौधों की यानी पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहा जाता है, तो वो पत्तियां होती हैं। मृदा में यानी मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जो है जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करना मतलब सूखना, सोखना। जैसे आप लोग जो सूखा रुई है उसे पानी में डाल दीजिए, क्या होता है, जो रुई होता है वह पानी अपने अंदर सोख लेता है। वैसे ही जो जड़ें हैं वो जमीन में, मिट्टी में जो खनिज और लवण है उसे सोख लेता है और तने के माध्यम से
पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तने के माध्यम से होकर वे सभी खनिज लवण और जल जो है वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब हमने बताया था, जब हमने पेड़ पौधे के भाग के बारे में हम लोग जान रहे थे, जिसमें हमने सबों का विस्तार से अध्ययन किया था और पत्तियों के बारे में अच्छे से जाना था, तब हमने देखा था कि पत्तियों की जो सतह है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। तो इस रंध्र से के द्वारा क्या होता है कि जो वायु में यानी हवा में जो उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड वो उसमें प्रवेश कर जाती है यानी घुस जाती है। सामान्य भाषा में समझते हुए चलना है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये वाहिकाएं क्या हैं? जैसे आप अपने हाथ पैर में देख सकते हैं कि बहुत सारी आपको नीली नीली रेखाएं देखने को मिलती हैं, सीरा और धमनी, जिसे हम लोग ऐसे सामान्य भाषा में नस कहते हैं, आपको देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से वैसी ही नसें समझिए एक प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर भी होती हैं और जिससे होकर ये जो जल और खनिज हैं इन्हीं के द्वारा पत्तियों तक ऊपर पहुंच जाती हैं, वाहिकाओं के द्वारा। वाहिका मतलब समझिए कि नस हमारा हो गया। उसके बाद पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है यानी हरा कलर का कुछ पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं और इसीलिए पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा भी होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? अब क्लोरोफिल का कार्य भी पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल का कार्य है कि सूर्य के प्रकाश जो है वो लाइट जो है उसकी ऊर्जा का संग्रहण कर लेना यानी फिर उसे जमा कर लेना और उसके करने में यह पत्तियों की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश को जमा करने संग्रहित करने में क्लोरोफिल जो है वो सहायता करता है पत्तियों का। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब जो ऊर्जा क्लोरोफिल की मदद से पत्तियों ने संग्रहित किया है उसका उपयोग करके जल और जो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के द्वारा आया है उससे खाद्य संश्लेषण में होता है यानी खाद्य के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सनलाइट में ही होता है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब प्रकाश होता है विज्ञान की भाषा में, इसीलिए हम लोग इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसे एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि जो पत्तियां हैं उनमें जो रंध्र है उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड वहां तक आएगा। उसके बाद जो वाहिकाएं हैं या फिर जो जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज है वे पत्तियों तक पहुंचाए जाएंगे और उसके बाद सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करेगा कि ऊर्जा को संग्रहित करेगा और उसके बाद खाद्य के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। यही इसका पूरा प्रोसेस था, प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर से देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। अभी हमने पूरी प्रक्रिया को वैसे ठीक से पढ़ा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अभी हमने देखा कि जो ऊर्जा होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का यानी एनर्जी का चरम स्रोत है और सबसे ज्यादा जो स्रोत है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें सूर्य से ही मिलती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है या फिर मुक्त होती है यानी प्राप्त होती है हमें। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है यानी जमा हो जाती है। संचित होना मतलब जमा हो जाना। जैसे आप छोटे जब थे तब छोटे बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो भी उन्हें पैसे प्राप्त होते हैं वो सभी उन्हें गुल्लक में जमा करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि इसी रूप में वो भी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो उनका अंतिम उत्पाद बना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, वो सभी उनकी पत्तियों जो पत्ती होती है उसमें मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। पत्ती में स्टार्च की जो उपस्थिति है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। जब आप पत्ती को, जैसे कि मैंने इससे पहले की क्लास में यह भी बताया था कि मंड का यानी स्टार्च का हम लोग परीक्षण कैसे करते हैं, और इसकी में अगर आप लोग जब हम लोग परीक्षण करते हैं, स्टार्च का परीक्षण करते हैं पत्तियों में, तो उसमें अगर आपको मंड दिख रहा है इसका मतलब यह है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है वो सभी संपन्न हो गया है या फिर पूरा हो गया है। अब स्टार्च आप लोगों ने कई बार सुना होगा, स्टार्च है, मंड है, तो यह क्या है? यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है।
अब आगे दिया गया है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ जैसे पत्तियां नहीं होती, कुछ ऐसे मरुस्थलीय पादप होते हैं, पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, तो उनमें क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल क्षय यानी जल की कमी को कम करने के लिए जो पत्तियां हैं वो सल्क का अथवा शूल, शूल का मतलब होता है कांटा, यानी कांटे के रूप में पत्तियां परिवर्तित हो जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्योंकि पत्तियों के जो सतह होती है उन पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी जिसे रंध्र कहते हैं, और रंध्र के द्वारा जल जो है निरंतर वायु में ऐसे उड़ते रहता है। अब मरुस्थल में पानी की कमी पहले से ही है, और पौधे में अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है तो पानी और भी कम हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। इसलिए वहां पर अनुकूलन के लिए जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर देती है, ताकि वहां पर वाष्पोत्सर्जन ना हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब सभी पत्तियां जो है वो कांटों का रूप ले लेती हैं तो फिर उस पौधे को भोजन भी तो चाहिए ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करनी ही है और यह पत्तियों में होता है। तो जो हरा भाग होता है, जैसे आपने कैक्टस का देखा होगा कि तना उसका हरा होता है, या फिर आपने नागफनी का देखा होगा कि उसका भी तना जो होता है वो हरा होता है, तो वो जो हरा तना है इसी की सहायता से मतलब वहीं पर उनमें जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इन पादपों के जो तने हरे होते हैं उन्हीं में वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, यही यहाँ पर कहा गया है। अभी हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम यानी पूरी क्रिया के द्वारा पादप जो होते हैं यानी पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट यानी मंड या स्टार्च भी कह सकते हैं, इसका संश्लेषण करते हैं, बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस चीज से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। किससे बनता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। वहीं केवल अगर पौधे को, जैसे हमें अन्य चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट तो केवल जरूरत नहीं होता, साथ ही कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि की भी जरूरत होती है। वैसे ही पौधे को केवल कार्बोहाइड्रेट का ही जरूरत नहीं होता, अन्य चीजों का भी जरूरत होता है। वैसे ही प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन कैसा है? नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। इसे याद कैसे रखेंगे? जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन तो आ ही रहा है, हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन भी आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके अलावा एक और याद रखेंगे, नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो इसकी भी जरूरत होती है। अब जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करते होंगे? अब आपको लग रहा होगा कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में है तो वो उसका उपयोग करते होंगे, तो ऐसा नहीं है। वायु में नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर रूप से पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप जो होते हैं, पौधे हैं, इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। अब सामान्य उदाहरण समझिए कि जो एनीमिया होता है वो कैसे होता है? जब हमारे ब्लड में जो है वो लोहे की कमी हो जाती है, लौह की कमी हो जाती है, लौह तत्व का, तब एनीमिया होता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम लोग ऐसे कच्चा लोहा लें और उसको ऐसे ही चबाने लगे। क्या होता है कि हमारे शरीर को जिसकी जरूरत है वो उस लोहे से अलग है, वो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है और वो अलग रूप में होता है। ये सामान्य जो लोहा है वो उसमें नहीं होता। नहीं तो लोग क्या करते, एनीमिया हुआ है तो चलो अब हम लोग लोहे को चबाना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक वैसे ही पौधों को क्या होता है कि जो गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन है वैसे नहीं चाहिए होता है, उन्हें अलग तरीके से चाहिए होता है। अब इसे वो प्राप्त कैसे करते हैं ये जानेंगे। देखिए, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, यानी मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। यह विलेय पदार्थ जो है पादपों द्वारा जल के साथ जो है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे कि जड़ जो है वो पानी को जब अवशोषित करता है तो उसी में जल के साथ ये नाइट्रोजन भी अवशोषित हो जाते हैं और पेड़ों को प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? तो जो गैसीय नाइट्रोजन है वो जीवाणु जो है वो विशेष जीवाणु होते हैं, हालांकि इसमें अभी आपको पढ़ना नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रही हूं। तो वो जीवाणु क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को जो वायु में है उसे अलग यौगिक के रूप में, जो कि पौधों को चाहिए, जो उस रूप में उसे तोड़ देते हैं, यौगिक के रूप में बदल देते हैं और मृदा में छोड़ देते हैं और उसी को पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसान जो है वो अक्सर अपने खेत में उर्वरक अथवा खाद को डालते रहते हैं फसल में। इससे क्या होता है कि इनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। ये जो आप लोग देखते होंगे खाद या उर्वरक जो भी डाल रहे हैं इसमें नाइट्रोजनी
पदार्थ होते हैं और इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों को नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। जब आप उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो इससे क्या होता है, पौधों को जो भी नाइट्रोजन चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है। इसके पश्चात पादप जो है यानी पौधे हैं वो खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं जब उन्हें नाइट्रोजन ऐसे इस रूप में प्राप्त हो जाता है। पहले तो जीवाणु के द्वारा प्राप्त हो जाता है, अब जहाँ की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है वहां पर लोग क्या करते हैं, उर्वरक या खाद डालते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।